नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और संशोधित शिक्षा नीति 1992। इसके अंदर भाषा संबंधी मुद्दे क्या थे और भाषा को इन्होंने किस प्रकार से अपनी सिफारिशों में भाषा संबंधी मुद्दों पर अपनी सिफारिशें किस प्रकार दी। तो देखिए 1986 की जो शिक्षा नीति है उनमें ये कहा गया था कि 1968 इसके पहले जो 86 के पहले जो शिक्षा नीति बनी थी 1968 उसके संबंध में जो उसकी शिक्षा नीति थी उसमें भाषाओं के विकास के प्रश्न पर विस्तृत रूप से चूंकि विचार किया गया था 1968 की शिक्षा नीति में, और उस नीति की जो मूल सिफारिशें थी उसमें सुधार की गुंजाइश बहुत कम थी। जितनी कि वो पहले प्रासंगिक थी उतनी वो 1986 में भी प्रासंगिक हैं, और इसीलिए इस नीति में कहा गया कि 1968 की सिफारिशों को अधिक सक्रियता से लागू किया जाए। यानी 1986 में जो कहा गया 1986 की शिक्षा नीति के अंतर्गत ये कहा गया कि 1968 की जो शिक्षा नीति थी 1968 की शिक्षा नीति में जिस प्रकार की सिफारिशें की गई थी कि सिफारिशों को लागू किया जाए ताकि, क्योंकि जो 1968 की शिक्षा नीति थी उसमें जो बात कही गई थी वो उस समय भी प्रासंगिक थी। वो 1986 में भी वही बातें प्रासंगिक थी, इसलिए इनको लागू किया जाए। और शिक्षा नीति 86 के क्रियान्वयन के लिए 1992 में एक जो कार्य योजना बनी थी यानी उसको थोड़ा सा संशोधित किया गया था। उसमें भी तो देखिए 1986 में कोई विशेष नहीं कहा गया, जो 68 में कहा गया था वही इसमें भी कहा गया। और उसमें ये कहा गया कि 1968 की जो शिक्षा नीति थी जिसमें त्रिभाषा फॉर्मूला दिया गया था कि प्रथम भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में कौन सी भाषा पढ़ाई जाए और तृतीय भाषा के रूप में कौन सी पढ़ाई जाए। यानी उन्होंने उसमें जो त्रिभाषा फॉर्मूला जो दिया था वो उसी प्रकार का फॉर्मूला जो कि हमने कोठारी आयोग की सिफारिशों में हमने पढ़ा था, वो 1968 की शिक्षा नीति चूंकि कोठारी आयोग के ऊपर बनी थी, और वहीं जो त्रिभाषा सूत्र हैं वो 1986 में भी लागू करने के लिए कहा गया। तो इसमें कोई विशेष प्रावधान नहीं थे। उसमें ये कहा गया कि त्रिभाषा फॉर्मूला पहली मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो, पहली मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो, दूसरी केंद्र की राजभाषा या सह राजभाषा, यानी कि हिंदी या अंग्रेजी इनमें से हो, और तीसरी कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा हो। इन तीन त्रिभाषा फॉर्मूला को 1986 में भी 86 की शिक्षा नीति में भी यही कहा गया कि इन त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू किया जाए। और क्षेत्रीय भाषा में, चूंकि मातृभाषा क्षेत्रीय भाषाओं में उसमें कहा गया कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाए छात्रों को। क्षेत्रीय भाषाओं में छात्रों को पुस्तकें और साहित्य उपलब्ध करवाया जाए। भाषाओं में पुस्तकें
और विभिन्न साहित्य उपलब्ध करवाया जाए। उपलब्ध करवाया जाए। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का काम चलाऊ ज्ञान विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद रहेगा या नहीं। अंग्रेजी को स्कूली स्तर से ही अध्ययन हो, ताकि आगे जाकर यदि वो बड़े बड़े संस्थानों में, जो कि केंद्रीय संस्थान है, उसमें अगर वो एडमिशन लेता है, उसमें अगर वो तो वहां पर वो अंग्रेजी पढ़ सके, अंग्रेजी में वो पढ़ सके। इसलिए अंग्रेजी को भी उन्होंने स्कूली स्तर से ही लागू करने की सिफारिश की थी। और इसी प्रकार से उन्होंने इन हिंदी और अंग्रेजी को, यदि वो स्नातक और स्नातकोत्तर में जाता है तो वहां पर भी हिंदी और अंग्रेजी तो लागू रहेगी ही। वो क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा उन्होंने स्कूली स्तर पर का सिफारिश की थी, स्कूली स्तर पर वो क्षेत्रीय और मातृभाषा हो। तो इस प्रकार से उन्होंने ये त्रिभाषा फॉर्मूला दिया था। और इसी आधार पर 1992 की जो कार्य योजना बनी थी उसमें भी यही कहा गया कि इसके साथ साथ उसमें 1992 की जो शिक्षा नीति थी, या 1992 में जो संशोधित शिक्षा नीति थी, वो भी इसी 1986 की जो संशोधित की गई थी उसके शिक्षा नीति थी। तो उसमें 1986 की नीति के जो नीति थी उसके सुझावों में भारतीय भाषाओं के विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण सुझाव थे वो इस प्रकार थे। भारतीय भाषाओं के विकास के सुझाव वो इस प्रकार थे कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री और पुस्तकें तैयार की जाए। ये मैंने जो ऊपर लिखा। दूसरी, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का अभिमुखीकरण किया जाए। विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का अभिमुखीकरण किया जाए। इसी प्रकार से पाठ्य पुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों के अनुवाद अंग्रेजी में भारतीय भाषाओं में किए जाए। जो पाठ्य पुस्तकें हैं और जो संदर्भ पुस्तकें हैं का अनुवाद भारतीय भाषाओं में हो। भारतीय भाषाओं में किया जाए, ताकि यहाँ के लोग, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ सके और व्यवहारिक रूप से जो त्रिभाषा फॉर्मूला का आधार है वो लागू हो। व्यवहारिक रूप से त्रिभाषा फॉर्मूला त्रिभाषा सूत्र व्यवहारिक रूप से लागू हो। यानी इसको व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने व्यवहारिक रूप से इसको त्रिभाषा सूत्र को स्कूली स्तर से ही लागू करने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि जब तक अंग्रेजी विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का मुख्य जो साधन है या मुख्य माध्यम है और केंद्र और अनेक राज्यों में प्रशासन की भाषा बनी रहेगी, तब तक उसको ऊंचा स्थान मिलता रहेगा। इसलिए विश्वविद्यालय में प्रांतीय भाषाओं के उच्चतर शिक्षा का माध्यम बन जाने के बाद भी छात्रों के लिए अंग्रेजी का व्यवहारिक ज्ञान उपयोगी होगा और विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए उसमें काफ़ी योग्य आवश्यक
होगा। तो इसलिए उन्होंने व्यवहारिक त्रिभाषा सूत्र के निर्माण में जो मार्गदर्शी सिद्धांत हैं वो इस प्रकार दिए कि अंग्रेजी को भी जारी रखा जाए, अंग्रेजी को भी जारी रखा जाए, यानी क्योंकि चूंकि वो विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का मुख्य माध्यम हो सकती है और केंद्र और प्रशासन की भाषा जब तक वो अंग्रेजी बनी रहेगी तब तक उसको मुख्य स्थान रहेगा। लेकिन यदि इस प्रकार से नहीं होगा तो वो मुख्य स्थान नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के साथ साथ अंग्रेजी का ज्ञान उनको व्यवहारिक रूप से देना ही है, व्यवहारिक रूप से तो देना ही है। इसी प्रकार से स्कूल में किसी भाषा के अध्ययन में कितनी योग्यता प्राप्त की जा सकती है, यह बात केवल इस बात पर निर्भर नहीं है कि कोई भाषा कितने वर्षों तक सीखी जाती है, लेकिन इस बात पर निर्भर है कि छात्रों के सामने क्या अभिप्रेरणा है, वो अभिप्रेरणा किस रूप में लेते हैं, उस रूप में वो भाषा सीखी जाती है और भाषा किस अवस्था पर सीखी जा रही है तथा उपलब्ध शिक्षक और उपागम और शिक्षण पद्धतियाँ किस प्रकार की हैं। इसलिए उचित सुविधाओं के अभाव में लंबी अवधि तक भाषा पढ़ाने से भी अच्छे परिणाम नहीं निकलते। इसलिए अनुकूल परिस्थितियों के होने पर कम समय में ही अच्छे परिणाम निकल जाते हैं। यद्यपि बहुत कम आयु में ही बच्चे को दूसरी भाषा सीखने के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन हमारे विचार में ये प्राथमिक स्कूलों में लाखों छात्रों के भाषा की शिक्षा देने के लिए योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करना कठिन काम होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा ही हो, लेकिन हिंदी या अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्य तक किस अवस्था से शुरू किया जाए, वह कितनी अवधि तक सिखाया जाए, यह स्थानीय अभिप्रेरणा और आवश्यकता पर निर्भर करता है। यानी हिंदी और अंग्रेजी जो द्वितीय भाषा के रूप में है, वो उसकी अवस्था या कहाँ से लागू किया जाए, अवस्था क्या हो, बालक की अवस्था किस अवस्था से लागू किया जाए और कहाँ तक पढ़ाई जाए, किस रूप में पढ़ाई जाए और किस रूप में और कितनी अवधि हो, कितनी अवधि हो, ये सारी की सारी बातें वहां के स्थानीय परिवेश पर निर्भर करेगी। जिस राज्य के, चूंकि भारत बहुत विशाल राष्ट्र है और वहां का स्थानीय परिवेश, प्रत्येक राज्य का स्थानीय परिवेश, स्थानीय भाषाएं अलग अलग हैं। हम अगर दक्षिण की तरफ जाते हैं तो वहां पर अंग्रेजी भाषाओं का प्रभाव है, उत्तर की तरफ हिंदी और उसकी भाषाओं का प्रभाव है। इसलिए हिंदी और अंग्रेजी की किस अवस्था से शुरू की जाए, बालक के किस अवस्था से शुरू की जाए, अंग्रेजी किस रूप में शुरू की जाए, कितनी अवधि हो, ये अलग अलग परिवेश के आधार पर अलग अलग राज्य अपने स्थानीय परिवेश के आधार पर तय करे। इसी प्रकार से उसमें कहा गया कि किसी भी अवस्था पर 4 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य नहीं होना चाहिए, 4 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वेच्छा से 4 या अधिक भाषाओं के अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अगर स्वेच्छा से किसी बालक की, यदि बालक स्वेच्छा से 4 भाषाओं का अध्ययन करना चाहता है, स्वेच्छा से 4 भाषाओं का अध्ययन करना चाहता है तो उसे सुविधा उपलब्ध कराई जाए, सुविधा उपलब्ध हो। तो इस प्रकार से, और यानी यदि बालक 4 भाषाओं के स्वेच्छा से अध्ययन करना चाहता है, 3 भाषाएं तो सीखेगा ही, 4थी भाषा अनिवार्य नहीं, लेकिन स्वेच्छा से अगर वो अध्ययन करना चाहता है तो उसे सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। तो हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और संशोधित शिक्षा नीति 1992, इसमें जो भाषाई संबंधी मुद्दे थे वो जो पहले चले आ रहे थे वही हैं, उससे ज़्यादा इसमें कुछ भी चेंजेज नहीं किया गया था।
1986 की जो शिक्षा नीति थी उसको वो 1968 की शिक्षा नीति में जो भाषाई संबंधी जो बातें थी वो भाषाई संबंधी बातें वैसी की वैसी शब्द यानी उसी रूप में उनको वहाँ पर डाला गया, जो कि हमने कोठारी आयोग, क्योंकि 1968 की शिक्षा नीति थी वो कोठारी आयोग की सिफारिशों पर बनी थी, तो कोठारी आयोग की सिफारिशों पर बनी थी, तो 1968 की शिक्षा नीति कोठारी आयोग ने जो बात कही थी कि पहली मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो, दूसरी केंद्र की राजभाषा या सह राजभाषा हिंदी अंग्रेजी में से हो, और तीसरी जो आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा हो इनमें से हो, तो इसी प्रकार की बात 1986 की शिक्षा नीति में भी कही गई। इससे ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं कहा गया भाषा संबंधी जो नीति थी। लेकिन अगर अन्य प्रकार की अगर हम बातें करें तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। उस समय से बहुत ही मुख्य उसकी जो सिफारिशें थी वो बहुत ही अच्छी प्रकार से लागू हुई थी और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा ये बदलाव था। उस समय से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुए हैं, जैसे नवोदय विद्यालय हैं या अन्य प्रकार के आपके 10+2+3 की व्यवस्था हैं वो हैं, और भी विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं वो उसी समय से लागू हुई थी। तो उस समय की जो बात थी वो अलग है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाषा संबंधी मुद्दे पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें भाषाई मुद्दों पर ही ध्यान देना चाहिए। उसमें कहा गया था कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें और विभिन्न साहित्य वो उपलब्ध करवाए जाए, ताकि क्या होगा कि बालकों को मातृभाषा क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें मिलेगी, उनको साहित्य मिलेगा, तो वो मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हो सकेगा। और उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का अभिमुखीकरण किया जाए, यानी वो कम से कम 1-2 भाषाएं और जानते हो, इस प्रकार से विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हो, और पाठ्य पुस्तकें और जो संदर्भ पुस्तकें हैं उनका अनुवाद भारतीय भाषाओं में किया जाए, ताकि जो बाहर की जो संदर्भ पुस्तकें हैं या जो बाहर की जो विदेशी जो भाषाएं, विदेशों में क्या शोध हो रहे हैं, क्या वो यहाँ पर भी हम पढ़ सके, यहाँ के छात्र भी इसका फायदा ले सके। इसलिए वहाँ की भाषाओं, वहाँ की जो पाठ्य पुस्तकें हैं और संदर्भ पुस्तकें हैं उनका अनुवाद विभिन्न भारतीय भाषाओं, हिंदी और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें किया जाए। और जो त्रिभाषा सूत्र हैं वो व्यवहारिक रूप से लागू हो, अभी तक व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हुआ है, उसको व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए। त्रिभाषा फॉर्मूले को व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए, ताकि व्यवहार में उतर सके, वो बालकों के व्यवहार में उतर सके, और 3 भाषाओं, कम से कम बालक 3 भाषाएं सीख सके। वो क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी में से एक, और एक अन्य विदेशी भाषा या आधुनिक भारतीय भाषा सीख सके, ताकि वह आगे जाकर अपनी प्रगति कर सके। वह इसी प्रकार से अंग्रेजी को जारी रखा जाए, यानी अंग्रेजी शिक्षा है उसको जारी रखा जाए, क्योंकि वह आगे जाकर, चूंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं अंग्रेजी चलती हैं और अंतर्राष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो शोध हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ने के लिए अंग्रेजी को जारी रखा जाए, अंग्रेजी को भी साथ साथ में जारी रखा जाए। और अंग्रेजी पढ़ने की, अंग्रेजी क्षेत्रों में हिंदी और हिंदी क्षेत्रों में अंग्रेजी, यानी जो दक्षिण भारत है जहाँ पर ज़्यादातर अंग्रेजी चलती है और उत्तर भारत में ज़्यादातर हिंदी चलती है, और हिंदी और हिंदी जो भाषी हैं वहाँ पर उनकी कौन सी अवस्था से वो भाषा प्रारंभ की जाए, किस रूप में प्रारंभ की जाए और कितनी अवधि के लिए उनको पढ़ाया जाए, यह वहाँ के स्थानीय परिवेश पर निर्भर करता है। इसलिए प्रत्येक राज्य अपने अपने स्थानीय परिवेश के आधार पर यह तय कर सके कि वो कितनी अवधि तक हिंदी और हिंदी क्षेत्रों में हिंदी और हिंदी क्षेत्रों में अंग्रेजी को पढ़ाया जाए। इसी प्रकार से यदि बालक स्वेच्छा से 4 भाषाओं का अध्ययन करना चाहता है तो उसे वो सुविधाएं भी उपलब्ध हो, लेकिन 4 भाषाओं का अनिवार्यतः अध्ययन नहीं रखा जाए, अनिवार्य अध्ययन नहीं रखा जाए। लेकिन यदि वो बालक उसकी स्वेच्छा से वो 4 भाषाओं का अध्ययन करना चाहता है तो उसको ये सुविधा भी उपलब्ध हो, ये सुविधा भी दी जाए, वहाँ पर 4 भाषा भी वो सीख सकता है। तो इस प्रकार से 1986 की शिक्षा नीति और 92 में जो संशोधित शिक्षा नीति थी उसमें भाषाओं की स्थिति किस प्रकार की थी वो आज के वीडियो में हमने देखा। थैंक यू, धन्यवाद।